नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। बिहार के बक्सर में हिंदू से ईसाई बने 500 दलितों ने आज फिर हिंदू धर्म अपना लिया। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने आज चौंगाई गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से मुलाकात की, उन्हें समझाया, मदद का भरोसा दिया और अधिकार दिलाने की बात कही। इस भरोसे के बाद अपने नेता मोदी मुसहर के कहने पर फिर सभी 500 लोगों ने ईसाई से हिंदू धर्म अपना लिया। आज भी मैं हिंदू धर्म में प्रभु यीशु मसीह के छाड़कर हम आ गए। और लोग सब कोई लेकिन बिहार सरकार को और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन से, अगर ऐसे गंदे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया 48 घंटे के अंदर, जो भी पादरी हो या कोई हो जो इस प्रकार से जबरदस्ती धर्मांतरण और लोभ देके करते हैं, उनको जेल के सिक्कों में बंद करो। 25 अगस्त को डुमराव अनुमंडल के चौंगाई में 500 दलित हिंदू से ईसाई बने। आरोप है कि पैसे और बेहतर भविष्य का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया। चौंगाई में मुसहर बिरादरी के करीब 100 दलित परिवार रहते हैं। बताया जा रहा है कि चौंगाई के आधे परिवार पिछले 4 महीनों में ईसाई धर्म अपना चुके हैं। आरोप है कि गांव में बाकी बचे महादलित हिंदुओं पर भी धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। सांसद अश्विनी चौबे ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की है। जमाइका के एथलीट बोल्ट पर बीजेपी सांसद उदित राज के एक ट्वीट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद उदित राज ने रविवार रात ट्वीट किया, लिखा, जमाइका के यूसेन बोल्ट बहुत गरीब थे। उनके ट्रेनर ने उन्हें दोनों वक्त बीफ खाने की सलाह दी थी और उन्होंने ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीते। विवाद होने पर उदित राज ने सफाई भी दी, कहा, मैंने यूसेन बोल्ट के ट्रेनर की बात दोहराई। कांग्रेस ने निशाना साधा। ये तो हुसैन बोल्ट का ट्रेनर का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट तो है नहीं। मुझे नहीं मालूम कि उदित राज बीफ खाने की सलाह दे रहे हैं या नहीं दे। अगर वो आज ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित उत्पीड़न है इस सरकार के खिलाफ वो झलकता है साफ। उदित राज के बयान पर खिलाड़ियों ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा, उनका काम सिर्फ खेलना है, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। The player, anybody in any sport, I think they should really work hard and dedication also is very important. So definitely I feel hard work is the key for success. बोलते उनको पता होगा, ये सब बड़े लोग हैं। मैं यही बोलूँगी कि बस हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमें से स्पोर्ट्स पे ध्यान रखना और कुछ नहीं। उदित राज ने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उदित राज ने कहा, भारत में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कमी नहीं थी। उदित राज ने कहा, बुनियादी सुविधाओं की कमी की दुहाई देना गलत है। उदित राज के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों को यूसेन बोल्ट से सबक और समर्पण की सीख लेनी चाहिए। उदित राज ने कहा, कोई एथलीट मुश्किल हालातों के बावजूद भी अपना रास्ता तलाश सकता है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने कहा कि उदित राज को देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, न कि आलोचना कर उनका मनोबल गिराना चाहिए। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नई पहल शुरू की है। पर्यटन मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक विदेशी पर्यटकों को एयरपोर्ट पर वेलकम किट दी जाएगी। किट में सैलानियों के लिए डूज एंड डोंट्स की जानकारी होगी। इसमें पर्यटकों के लिए सुरक्षा, खरीदारी और घूमने फिरने पर जानकारी दी जाएगी। किट में विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के मुताबिक पहनावे को लेकर जानकारी दी गई है। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। जैसे छोटी छोटी बातें हमने भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। पहनावे को लेकर दी गई जानकारी को विपक्ष तूल देने की कोशिश में लग गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक पर्यटकों को भी स्थानीय जगहों की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए। भद्दाफुड़ मजाक है कि इस तरह का बयान आना टूरिज्म मिनिस्टर का कि आप स्कर्ट न पहने, आप महिलाओं के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। जिस जगह पे हम लोग जाते हैं तो इस चीज़ का डेकोरम मेंटेन करने की भी एक जिम्मेदारी हमारी सबकी रहती है। कांग्रेस के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने गाइडलाइन को लेकर फिर अपना पक्ष रखा। मेरी बेटियां हैं, मैं भी बेटियों का पिता हूं। मेरी बेटी स्कर्ट भी पहनती है, मेरी बेटी पैंट भी पहनती है और सलवार भी पहनती है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो एडवाइजरी के विषय में मुझसे ये सवाल पूछा गया वो धार्मिक स्थलों के लिए है। कई देशों में महिलाओं के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते वक्त पहनावे को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सऊदी अरब में महिला सैलानियों को सार्वजनिक जगहों पर अबाया पहनना जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात में मस्जिद जाते वक्त महिलाओं को बाल, बदन और टांग ढकना जरूरी है। इजराइल में भी धार्मिक जगहों पर जाने के लिए ड्रेस कोड तय है। इजराइल में धार्मिक जगहों पर महिलाओं को लॉन्ग स्कर्ट या पैंट पहनने की सलाह दी गई है।
फ्रांस में 2010 में बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहां नियम के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं चेहरा नहीं ढक सकती। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर अब बंगाली में बांग्ला और अंग्रेजी में बंगाल होगा। नाम बदलने का प्रस्ताव आज बंगाल विधानसभा से पास हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की, लेकिन सीपीएम ने इसका विरोध किया। सीपीएम की मांग थी कि नाम बदलने को लेकर कमेटी का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग ठुकरा दी। किसी से भी पूछे तो यही कहते हैं कि हम बंगला से आए हैं या बंगाल से आए हैं। उसी बात को महत्व देते हुए ये फैसला किया गया है। नाम बदलने पर औपचारिक मोहर के लिए प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य का नाम बंगाल था। आजादी के बाद बंगाल दो हिस्सों में बंट गया। हिंदुओं की ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र पूर्वी बंगाल बन गया। विभाजन के वक्त पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के बाद बांग्लादेश बन गया। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम भी कलकत्ता से कोलकाता कर दिया गया था। नागपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नई यूनिफॉर्म की बिक्री शुरू हो गई है। आरएसएस की नई ड्रेस में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है पैंट का। अब ड्रेस में हाफ पैंट की जगह फुल पैंट शामिल हो गई है। आरएसएस की कोशिश है कि अक्टूबर में दशहरे के मौके पर सभी संघ कार्यकर्ता पहली बार इस यूनिफॉर्म को पहने। संघ से जुड़े लोग इस नई ड्रेस को खरीदने के लिए जोश में नजर आए। हम तो वैसे भी हाफ पैंट में भी फ्लेक्सिबल थे और अब फुल पैंट हुआ है तो हमारे मन में भी एक्साइटमेंट है और हम वही लेने के लिए आए हैं। नया गणवेश आया है वो अभी समय के हिसाब से चेंज हुआ है। समय के हिसाब से चलना ही पड़ता है सब लोगों को। उसके लिए नया गणवेश में फुल पैंट दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है और हम काफ़ी एक्साइटेड है उसके लिए। आरएसएस की यूनिफॉर्म में खाकी रंग की हाफ पैंट पिछले 91 वर्षों से शामिल थी। समय के साथ आरएसएस की यूनिफॉर्म में कई बदलाव हुए लेकिन हाफ पैंट नहीं बदली। 1940 में आरएसएस की यूनिफॉर्म में खाकी की जगह सफेद शर्ट शामिल हुई थी। 1973 में आरएसएस की यूनिफॉर्म में जूतों में बदलाव किया गया था। पूरे देश में आरएसएस की करीब 60,000 शाखाएं हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा शाखाएं पिछले साल ही बनी हैं। जर्मनी के बाद लंदन में बलोच और सिंधी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। लंदन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। पीएम मोदी फॉर बलूचिस्तान के नारे लगाए। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी फॉर पीएम मोदी फॉर पीएम मोदी फॉर। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन की साझेदारी से बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया। पाकिस्तान और चाइना को ये बताएं कि वो बलूचिस्तान में बगैर बलोचों के राय, बलोचों के सलाह, बलोचों के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनका हमेशा यही रवैया रहा है कि जो चीज़ छीन सकते हो तो छीनो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी should ask the Chinese that what exactly do they mean by the word intervene? What is the meaning of this threat? People of Balochistan and Sindh have stated that their lives have gone miserable. There's been a huge displacement of the people without any rehabilitation efforts. गिलगित बलूचिस्तान और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज सिंध प्रांत पहुंच गई। सिंध के मीरपुर खास में लोगों ने आजादी के नारे लगाए, अलग से सिंधु देश बनाने की मांग की। पाक सरकार ने बलूचिस्तान में चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक समझौता किया है। समझौते के जरिए पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान में करीब 2000 एकड़ जमीन देगा। चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में $49 बिलियन का निवेश करेगा। चीन ग्वादर पोर्ट बनाएगा। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ गैस और तेल के भंडार हैं। इससे पहले जर्मनी भी बलोच नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। घाटी में शांति कायम करने के लिए दिल्ली से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को कश्मीर जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में जाने वाला प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत करेगा। राज्य में शांति और अमन फिर से बहाल करने पर चर्चा होगी। इस बीच सिर्फ नौहट्टा और महाराजगंज को छोड़कर 51 दिनों बाद श्रीनगर से कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि हालात पर काबू रखने के लिए इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान 10 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। वहाँ पर कैसे अमन अमान बहाल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से
केंद्र सरकार की तरफ से पूरी पहल हो रही है और प्रधानमंत्री की अपील पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अमन शांति बरकरार हो, अमन शांति बहाल हो और एक रचनात्मक कदम है। कश्मीर में 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी। कश्मीर में हुई हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 68 लोग मारे गए थे। करीब 8000 लोग घायल हुए। घायल हुए लोगों में 4500 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल हैं। अलगाववादियों ने कश्मीर में 1 सितंबर तक बंद का ऐलान भी किया है। NIA ने घाटी में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग की जांच अब शुरू कर दी है। खेल दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक को खेल रत्न दिया गया। सुश्री दीपा कर्माकर ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को भी खेल रत्न मिला। 25 साल में पहली बार ऐसा मौका है जब एक साथ 4 खिलाड़ियों को खेल के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। इन्होंने 2014 में Definitely, yes. It was a dream and it has come true. And I've not thought, but then I've done it. बहुत अच्छा था उसके एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया हमें और मुझे लगता है इसमें हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है आगे और हमारा अच्छा होगा। श्री राजकुमार शर्मा। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा समेत 6 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और फुटबॉल खिलाड़ी सुब्रत कौल समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु ओलंपिक में 92 साल में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साक्षी ने रियो ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपा ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रही। वो फाइनल में 4थे नंबर पर थी। जीतू राय मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टूर्नामेंट की वर्ल्ड रैंकिंग में 3रे नंबर पर थे। खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों को मेडल के अलावा 7.5 लाख रुपए, जबकि अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलता है।